मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पहले तो मैंने सपना ही देखा था और आज भी सपना ही लग रहा है। होने के बाद भी लगता है कि शायद सब कुछ सपना सा ही है। अगल बगल के लोग हैं, वो आप पेरेंट्स को और ब्रेन वॉश करते हैं। अच्छा, आप घर में लड़की को बैठा कर रखे हो, क्या कर रही है? अच्छा, एनजीओ में काम कर रही है। कुछ नहीं है, ये सब बस टाइम वेस्ट हो रहा है। अपने सपने में डटे रहो, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल करते रहो। होता क्या है कि हम भटक जाते हैं, सोचते तो है कि मुझे एक एनजीओ खोलना है, लेकिन हम कल को ये भी कर रहे वो भी कर रहे। अच्छी बात है, थोड़ा सा गोल ओरिएंटेड, थोड़ा सा फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको उपलब्धियां जब प्राप्त होती है तो आई थिंक पेरेंट्स के लिए ज़्यादा गर्व की बात होती है। और मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि अगर वो मुझे थोड़ा भी सपोर्ट करेंगे तो मैं अपने ड्रीम से थोड़ा और क्लोज आ जाऊँ। तो मैं यही चाहूँगी अगर सरकार मुझे मदद करेगी और मुझे एक मौका देगी कि मैं वापस वहाँ पढ़कर वापस झारखंड आकर यहाँ के लोगों के लिए मदद कर सकूँ, यहाँ के बच्चों को पढ़ा सकूँ, यहाँ की और भी एजुकेशन को और ऊपर ले जा सकूँ, ताकि कल को जब मैं गूगल में सर्च करूँ कि लीस्ट लिटरेट स्टेट्स इन इंडिया, हमारा झारखंड का नाम ना हो। पढ़ाई में इसका ज़्यादा ध्यान था और चंचल तो है ही, बट शरारती नहीं थी। आप पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ो। मैं सक्षम था कि चलो भाई, मेरा एक बेटा भी है, वो भी था, तो ठीक है। बेटी थोड़ा तेज़ थी, हम उस पे पूरा एकदम निर्भर थे। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। नमस्कार। द फॉलो अप देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि लाखों स्टूडेंट जो हैं वो विदेश में पढ़ाई का सपना देखते हैं, और ये सपना जब पूरा होता है तो ये कैसा लगता है, ये वही लोग बता सकते हैं जिनका ये सपना पूरा हो गया हो। ऐसी ही एक स्टूडेंट, एक लड़की हमारे साथ मौजूद है। इनका नाम स्नेहा हर्ष है। इनके नाम में ही हर्ष है, और इनको मौका मिला है अमेरिका की मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का। तो पहली बात तो यही कि एक दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिनका इतना नाम है, लोग विदेश में ही पढ़ने का सपना देखते हैं, आपको हार्वर्ड में मिल रहा है, कैसा लग रहा है? आ, बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पहले तो मैंने सपना ही देखा था और आज भी सपना ही लग रहा है। होने के बाद भी लगता है कि शायद सब कुछ सपना सा ही है। और बहुत खुशी है, सबका सपोर्ट है, क्योंकि जब मेरे को लगता है कि ये मुझे उपलब्धि हासिल हुई है तो मुझे अपनी नहीं, मुझे लोगों की कंट्रीब्यूशन का ध्यान होता है। मुझे लगता है कि मुझे उन्होंने इसलिए हेल्प किया था, मेरे पेरेंट्स ने यहाँ मदद किया था, मेरे दोस्तों ने यहाँ मदद किया था, मेरे टीचर्स ने यहाँ मदद किया था, मेरे स्कूल ने यहाँ मदद किया था। तो मुझे लगता है दिस ये सबके लिए है, ये उपलब्धि सबके लिए है, ना सिर्फ मेरे लिए। सो ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अ, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दो सवाल हैं, जो एक तो कि आप झारखंड से हैं, जिसे आमतौर पर एक पिछड़ा स्टेट माना जाता है। एक ये चुनौती रहती है कि आप झारखंड में रहते हुए हार्वर्ड का सपना देखें। दूसरा, बीइंग ए लड़की, एक लड़की होने के नाते भी ये मुश्किल फैसला कई बार रहता है। इस बारे में क्या कहना है? आपके पहले क्वेश्चन, जब पिछले साल फरवरी में हेमंत सोरेन जी ने एक कॉन्फ्रेंस में गए थे वो, और वो हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस था, उसमें हेमंत जी ने झारखंड की ट्राइबल कल्चर के बारे बात करी थी, वहाँ यहाँ की सब सारी चीज़ों के बारे बात करी थी। तो वो मेरे लिए बहुत प्रेरणा का पल था कि आज हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हार्वर्ड के कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं। तो मुझे लगा ना, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि आज हमारे मुख्यमंत्री गए हैं तो आज कल मैं भी जा सकती हूँ। तो मुझे इस बात का बहुत खुशी हुई थी। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, एज अ लड़की जाना, ये तो बहुत ही एक पेचीदा क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप 24 साल के होते हैं तो पेरेंट्स तो खैर बोलते ही है, लेकिन जो अगल बगल के लोग हैं वो आप पेरेंट्स को और ब्रेन वॉश करते हैं। अच्छा, आप घर में लड़की को बैठा कर रखे हो, क्या कर रही है? अच्छा, एनजीओ में काम कर रही है। कुछ नहीं है, ये सब बस टाइम वेस्ट हो रहा है, और शादी करा दो। मतलब कुछ भी है, हर चीज़ का सल्यूशन शादी ही है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हर लड़की को ये सोचना चाहिए कि हमको अपने पैर पे खड़ा होना है, और खड़ा इसलिए नहीं होना है कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है, बट ऑल्सो कि
जब कोई भी लाइफ के डिसीजन होते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम आता है, अगर आप खुद कमा रहे हो तो आपको कोई नहीं रोकता है, आपको कोई ज़्यादा सवाल नहीं करता है। और लेकिन अगर आप जब किसी और के सहारे जी रहे होते हो तो एक सही कदम भी वो गलत लगने लगता है, टाइम वेस्ट लगता है, पैसा वेस्ट लगता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है गर्ल्स के लिए स्पेशली कि ड्रीम हाई, डोंट थिंक दैट इफ़ योर ब्रदर कैन डू इट एंड यू कैन नॉट डू इट। मेरे को लगता है कि सपना आपको भी उतना ही ऊपर देखना चाहिए जितना आपके भाई, आपके कोई दोस्त या आपके कोई नेबर या कोई ऐसा दोस्त जो शायद आपसे बड़ी स्कूल में पढ़ाई कर रहा हो या जो रांची के जेवियर कॉलेज में पढ़ रहा हो और वो सपना देख रहा हो। आई थिंक आप भी सपना देख सकते हैं इवन इफ़ आप कोई बड़े कॉलेज में नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा कॉलेज सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन आपका जो जज्बा है वो आप कहीं भी रहे तो आपको वो ऊपर ले जाता है। तो सपना देखना बहुत ज़रूरी है और सपनों के लिए जीना तो और भी ज़्यादा मज़ेदार है। जैसे कि आपने कहा कि एक लड़की जब आगे बढ़ने का सपना देखती है, जैसे ही वो मतलब आपने 24 तब भी बहुत कहा, भारतीय समाज में तो मतलब 18 भी होने पर सवाल पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से होने लगते हैं। ये सवाल जब आपसे होते हैं तो कैसे निपटती हैं, क्या जवाब देती हैं आप रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को? अ, जब मेरे पास क्वेश्चन आते हैं शादी के लिए, मेरे को हम बोलते हैं कि मुझे और पढ़ाई करना है, लेकिन लोग पूछते हैं क्या पढ़ाई कर रही हो, तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री, अच्छा बीटेक नहीं कर रहे हैं तो मेडिकल नहीं कर रहे हैं, तो अब क्यों और पढ़ना है, पीएचडी करना है। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुश्किल है, लेकिन अपने ड्रीम में डटे रहो, अपने सपने में डटे रहो, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल करते रहो। होता क्या है कि हम भटक जाते हैं, सोचते तो है कि मुझे एक एनजीओ खोलना है, लेकिन हम कल को ये भी कर रहे वो भी कर रहे। अच्छी बात है हर जगह अपने को एक्सप्लोर करना, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा गोल ओरिएंटेड, थोड़ा सा फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको उपलब्धियाँ जब प्राप्त होती है तो आई थिंक पेरेंट्स के लिए ज़्यादा गर्व की बात होती है जब वो देखते हैं अपने बच्चे को कुछ अच्छा मिलते हुए, जब कुछ भी बड़ा हो, छोटा भी हो ना, तो वो बहुत खुशी होता है। मुझे लगता है बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स के लिए वो प्राउड मोमेंट होता है। तो जस्ट कीप गिविंग दोज प्राउड मोमेंट्स टू योर पेरेंट्स। तो मुझे लगता है दैट इज़ अ वेरी गुड वे टू गेट रिड ऑफ दिस शादी का मैटर। तो अगर आप पेरेंट्स को खुश करते रहेंगे कुछ बड़ी बड़ी काम करके, छोटी छोटी काम बड़े तरीक़ों से करके, तो पेरेंट्स शायद सोचेंगे कि अच्छा थोड़ा और करने देते हैं, हमें भी मज़ा आ रहा है इसकी उपलब्धियाँ देखकर। तो चूँकि विदेश में पढ़ने का मौका मिलना एक खुशी की बात तो है, लेकिन जो फ़ीस होती है, एक तो पढ़ाई का फ़ीस है, रहना खाना, ये काफ़ी महंगा भी होता है। उस बारे में आप कुछ बताएँगी? देखिए, ये तो करेंसी का भी एक वो है कि हमारी इकोनॉमी की वजह से वहाँ का फ़ीस हमें ज़्यादा लगता है, जो कि एक सत्य है। लेकिन जब तक हम अपने आप को एक चैलेंजेस में नहीं डालेंगे तब तक हम कहाँ से सीखेंगे। और होता क्या है कि ऐसा नहीं कि इंडिया में बड़ी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, बिल्कुल है। मैं लेडी श्री राम कॉलेज से पढ़ी हूँ और बहुत कुछ सीखा वहाँ पर भी। लेकिन मेरा मानना है कि जब आप एक ग्लोबल नेटवर्क के साथ काम करते हैं, जब आप ग्लोबल कनेक्शंस होते हैं, तो एक ही चीज़ों की अलग अलग पहलुओं के बारे जानते हैं, लोगों के साथ मिलकर, समझकर। तो वो जाना सच में वर्थ है। अगर आप पैसे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर झारखंड में पढ़ते तो सिर्फ झारखंड के बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, सब एक ही टाइप के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लेकिन अगर हम जब ग्लोबल नेटवर्क में रहते हैं और मेरा कोई जो मेरा साथी है वो केन्या से है, कोई जापान से है, कोई चाइना से है, कोई अमेरिका से है, कोई कहीं से भी है, तो मुझे लगता है कोई एक ही पहलू, एक ही टॉपिक के हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव जानते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे बढ़ने के लिए और कोई भी काम को शुरू करने के लिए। तो मुझे लगता है कि जो भी पैसे लगते हैं वो सच में रिटर्न बैक करते हैं अगर उसकी सही यूज़ की जाए तो। और हम जैसे लोगों के लिए जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़ी बात होती है कि अब आप 60 लाख 70 लाख जैसे रकम को पूरा करना। लेकिन मुझे लगता है कि पैशन अगर है और अगर ज़िद है कि करना है तो फिर कोशिश करेंगे। जाना नहीं जाना मेरे को आज भी नहीं पता कि मैं हार्वर्ड सच में जाऊंगी या नहीं। जिस दिन पहुंच जाऊंगी उस दिन लगेगा कि हाँ आज पहुंच गई, लेकिन अभी भी बस कोशिश ही कर रही हूँ वहाँ पहुँचने के लिए। ये जो कोर्स है, पहले तो इसके बारे में आप ऐसी भाषा में बताएं जो दर्शकों को आसानी से समझ में आ जाए कि आप जो पढ़ाई करने जा रही हैं वो क्या है।
हमने सुना खबरों में कि स्कॉलरशिप जो है आपको 21 लाख रुपए की मिली है। पूरी कोर्स की फ़ीस कितनी है? क्या 21 लाख पर्याप्त होंगे या उसके लिए आपको और ज़रूरतें पड़ेंगी? और जो कोर्स है वो क्या है? ज़रूर। तो मैं पहले कोर्स के बारे में बताती हूँ। कोर्स का नाम है लर्निंग डिज़ाइन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो ये कोर्स को वहाँ पर एडम कहते हैं, मास्टर्स इन एजुकेशन। तो अब होता क्या है कि अभी जो हमारा स्पेशली कोविड के बाद सब कुछ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गया है, राइट? अब वो हम पहले ज़माने की पढ़ाई नहीं देखेंगे कि टीचर आया, पढ़ाया एंड गया। तो वो चीज़, वो सिस्टम अब नहीं है। बच्चे भी मोबाइल में जा रहे हैं, गैजेट्स में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ऑडियो वीडियो सारे कुछ की फैसिलिटी देकर पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कोर्स है जिसमें हम डिज़ाइन के बारे बात कर रहे हैं, करिकुलम कैसे डिज़ाइन करते हैं, लेसन प्लानिंग कैसे डिज़ाइन करते हैं, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, क्या नई तकनीक है, क्या नई तरीके हैं किसी चीज़ को, एक ही टॉपिक को, अगर वो फिज़िक्स का ही कोई टॉपिक क्यों ना हो, लेकिन एक बार होता है ना कि ये टीचर ने पढ़ाया तो हमें तुरंत समझ में आ गया, लेकिन हम तो 3 महीने से कोशिश कर रहे थे, ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया। आखिर उस टीचर ने क्या तरीका यूज़ किया? तो मेरा जो पढ़ाई है उस तरीके को ही समझने का है, वो नए नए आइडियाज़ को जानने का है। और टेक्नोलॉजी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करके हम पढ़ाई की और आगे ले जा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड में इसकी बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो दूसरा आपका क्वेश्चन था कि ये कि हमने पढ़ा कि स्कॉलरशिप जो है वो 21 लाख रुपए की है। पूरा जो कोर्स है उसका क्या बजट है और क्या 21 लाख पर्याप्त होंगे? जी बिल्कुल। जो मुझे हार्वर्ड की तरफ से बजट मिला है वो कुछ 70 लाख का बजट है, जिसमें कि कुछ 40 लाख के आसपास की, कुछ लगभग 40 लाख मेरी ट्यूशन फ़ीस है, रेस्ट वहाँ का रहना खाना जो कुछ भी है। और मुझे पता है कि एज एन इंडियन स्टूडेंट हम वहाँ जाकर कम से कम खर्च में रहना चाहेंगे। मैं नहीं चाहूँगी कि मैं अलग से कहीं फ़्लैट में लेकर रहूँ, मैं चाहूँगी कि मुझे हार्वर्ड का हॉस्टल मिल जाए, छोटा सा कमरा ही मिल जाए, और कम से कम खर्च में, कम से कम बिना कोई फालतू के खर्च करके मैं पढ़ना चाहूँगी। तो हो सकता है वो 70 लाख नहीं भी पहुँचे, लेकिन जो कुछ भी है, मुझे आज 21 लाख तक की धनराशि जो मुझे मिली है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो तो पर्याप्त नहीं है मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मैं आज भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, ताकि वो 60 से 70 लाख रुपए तक की अगर मुझे मिल जाती है तो वो पैसे डायरेक्ट कॉलेज को ही जाएगी। और मुझे फिर वहाँ जाकर भी मैं और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढूंगी कि अगर मैं काम कर सकूँ पढ़ाई के साथ साथ, या फिर अगर ऐसी कोई फैसिलिटी है तो मैं ज़रूर वो कोशिश करना चाहूँगी। जैसे कि आपने कहा कि 70 लाख पर्याप्त नहीं होंगे निश्चित रूप से, मतलब आप कितना भी अपने आप को कम में रहने की कोशिश कर लें तब भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 70 लाख बहुत बड़ी रकम है। तो क्या आप चाहती हैं कि किसी तरह की मदद आपको सरकारी या प्रशासनिक मिले ताकि आप की जो आपका जो सपना है, और मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ अब अगर आपका सिलेक्शन हुआ है और जो लोग खबरें पढ़ रहे हैं जान रहे हैं, तो अगर झारखंड की आप पहली लड़की हैं जो हार्वर्ड जा रही हैं, तो सपना केवल अब आपका नहीं रहा। शायद अगर लोग समझेंगे तो पूरे झारखंड का, या झारखंड में आप जैसी हजारों लड़कियां हैं वो भी देखेंगे उस तरफ। जी सर। अभी कुछ महीने पहले रांची की सीमा कुमारी जो एक युवा एनजीओ है, वहाँ से वो बच्ची गई थी, वो आई थिंक अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए गई थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि झारखंड से कोई बच्चा जा रहा है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में मैं पहली होंगी। और मुझे इस बात का बहुत बड़ा खुशी है कि अगर मैं जा रही हूँ तो एक टीचिंग एक ऐसी चीज़ है, एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो आप अपने लिए नहीं करते हैं। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो वो 50 बच्चा और है जो आपके नॉलेज के थ्रू आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को समझना चाहिए कि इस कोर्स का क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, और अगर वो सपोर्ट करेंगे तो मैं हार्वर्ड तक ज़रूर पहुंच पाऊंगी। और आज भी मैं यही बोल रही हूँ कि मैं बस कोशिश ही कर रही हूँ वहाँ तक जाने की। और मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि अगर वो मुझे थोड़ा भी सपोर्ट करेंगे तो मैं अपने ड्रीम से थोड़ा और क्लोज़ आ जाऊँगी। तो मैं ऑफ़ कोर्स मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे, क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स को देखें तो मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं, और उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब पढ़ाई की बात करो और शादी की बात करो तो ऑफ़ कोर्स पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, मुझे तो शादी करनी है, एक टेंशन है या जो कुछ भी है, पढ़ाई के लिए लोग जल्दी इच्छुक नहीं होते हैं। तो मैं यही चाहूँगी अगर सरकार मुझे मदद करेगी और मुझे एक मौका देगी कि मैं वापस वहाँ पढ़कर
वापस झारखंड आकर यहाँ के लोगों के लिए मदद कर सकूँ, यहाँ के बच्चों को पढ़ा सकूँ, यहाँ की और भी एजुकेशन को और ऊपर ले जा सकूँ, ताकि कल को जब मैं गूगल में सर्च करूँ कि लीस्ट लिटरेट स्टेट्स इन इंडिया, हमारा झारखंड का नाम ना हो। और झारखंड में बहुत सारी पोटेंशियल है, चाहे वो लड़कियों में बोलिए, खेल में बोलिए, शिक्षा के फील्ड में बोलिए, सब कुछ आगे बढ़ रहा है। और मैं चाहूँगी कि झारखंड में ऐसा कोई भी बच्चा ना हो जो एक अशिक्षित हो। और बस आई थिंक उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। आपको अमेरिका जाना कब है? किस तरह की तैयारियां आप अपने स्तर से कर रही हैं? परिवार वाले कितने एक्साइटेड हैं? ऑफ कोर्स अमेरिका जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे पेरेंट्स भी उनको भी खुशी हो रही है कि मैं जा रही हूँ, और मेरे परिवार से भी मैं पहली हूँ जो इंडिया से बाहर जा रही हूँ पढ़ने के लिए। तो सब कोई बहुत खुश है, और सब कोई अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मुझे। और मुझे लगता है कि ये आशीर्वाद के थ्रू ही हम उतना दूर तक जा पाते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरा श्रेय नहीं है, इसमें मम्मी पापा तो है ही, उसके अलावा भी अगर मेरे जो नेबर्स हैं, मेरे जो रिलेटिव हैं, मेरे जो दोस्त हैं, सब ने अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके आज मुझे भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सक्सेस सिर्फ मेरा नहीं, उन सभी का है जो मुझे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ इस मुकाम तक पहुँचा रहे हैं। चूँकि आप एनजीओ से जुड़ी हैं, तो इस सिलसिले में केवल भारत में या और भी देशों की आपने यात्रा की है, और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका? लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद मुझे एक स्कॉलरशिप मिला, जिसको जासो स्कॉलरशिप बोलते हैं। और मैं और एक और लड़की का चयन हुआ उस स्कॉलरशिप में। और इस स्कॉलरशिप के थ्रू मुझे 100% स्कॉलरशिप था वो, जिसमें मुझे मेरी फ़्लाइट फेयर, मेरी ट्यूशन फ़ीस, मुझे मंथली स्टाइपेंड भी मिलते थे। और इसके लिए मुझे जापान जाने का मौका मिला। तो मैंने 1 साल की रिसर्च स्टडी करी जापान में। जापान के फुकुओका विमेंस यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी पढ़ाई करी थी, और वो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। मैं बोलूँगी कि मुझे एक ग्लोबल एक्सपोजर मिला, जहाँ पर मुझे सीखने का मौका मिला कि जब आप अलग अलग देश के लोगों के साथ जब काम करते हैं, क्योंकि उस प्रोग्राम में और भी कई देशों के लोग आए थे मेरे साथ पढ़ने के लिए, तो बहुत कुछ सीखे। वो 1 साल मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, और मुझे लगता है कि वो आज भी मुझे मदद कर रहा है, क्योंकि आप एक नए कल्चर को कैसे अडाप्ट करते हैं। एक जापान जैसा देश जहाँ पर ना इंग्लिश बोली जाती है ना हिंदी बोली जाती है, वहाँ मुझे जापानी लैंग्वेज सीखना पड़ा, और कई चीज़ों का सामना करना पड़ा जो कि अपने देश से काफ़ी अलग है, खाने का तरीका, रहने का तरीका। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं हर चीज़ों में बहुत कुछ सीखी, और अगर आज मैं वापस भी आ गई तो मेरे जो काम करने के तरीके हैं वो सब कुछ उसमें वो मदद कर रही है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी कॉलेज ने मुझे समझा कि मैं एक लायक स्टूडेंट हूँ वहाँ जाने के लिए, और मुझे स्कॉलरशिप दी कि मैं जापान जाऊँ और वहाँ से पढ़ाई करके आऊँ। और इसीलिए मेरा नेक्स्ट स्टेप है, जब मैं हार्वर्ड का सोची तो वो एक ऊपर था। मैंने सोचा कि एक ग्लोबल एक्सपोजर के बाद मुझे अब एक शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाना है, और झारखंड के लिए या अपने देश के लिए शिक्षा को में कंट्रीब्यूट करना है। चूँकि आप एजुकेशन आपका इंटरेस्ट है, तो किस तरह का अंतर आपने जापान की शिक्षा प्रणाली और भारत की शिक्षा प्रणाली में देखा? बेसिक अंतर, वहाँ क्या अच्छा था, यहाँ का क्या अच्छा है, या वहाँ पर की क्या चीज़ें हैं जो भारत अडॉप्ट कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है जो वहाँ पर हाइजीन का जो मैंने देखा, काफ़ी साफ़ सुथरा है, और ऐसा नहीं कि लोग सफाई कर रहे हैं। मुझे लगता है लोग वहाँ पे सेल्फ़ अवेयर है। अगर मैं ही अपनी सफाई अच्छे से करूँ तो शायद वो गंदगी होगी ही नहीं। तो उसमें ये देखा मैंने कि छोटे बच्चों को प्राइमरी स्कूल से लेकर बच्चों को सिखाया जाता है कि सफाई कैसे करते हैं, चाहे वो आपकी वॉशरूम की सफाई हो, क्लासरूम की सफाई हो, बच्चे खुद करते हैं। बच्चे को सफाई करना सिखाया जाता है, वॉशरूम कैसे क्लीन करते हैं वो सिखाया जाता है, प्लांट्स कैसे उगाते हैं। और उसी प्लांट को वो, जैसे यहाँ पे मिड डे मील है हमारे पास, उनके पास भी वो लंच सिस्टम होता है, लेकिन बच्चे खुद उगाते हैं उस अनाज को, या फिर आप बोलिए जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो। अनाज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे ग्रो। इसका ये मतलब है कि बच्चे फार्मिंग सीख रहे हैं, बच्चे क्लीनिंग सीख रहे हैं। तो वो आपके व्यक्तित्व को डेफिनेटली बहुत अपग्रेड करता है, क्योंकि ये सब चीज़ आपके रहने का तरीका बन जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ झारखंड में या फिर इंडिया में भी एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए।
आप एक खबरों में जब हम देख रहे थे, आप एक एनजीओ के लिए काम करती हैं जहाँ पर जो शारीरिक रूप से अशक्त या दृष्टिहीन बच्चे हैं उनके लिए काम करती हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए। जी ज़रूर। सो लास्ट 2 साल से मैं एक एनजीओ है एक कदम और फाउंडेशन, उसमें मैं काम कर रही हूँ पिछले 2 साल से। और इसमें मैं हाई स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है उनका, उसके ऊपर काम कर रही हूँ। और जिस प्रोग्राम में हम अपने 9वीं क्लास के बच्चे, 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चे को यूएस के और इंडिया के ग्लोबल लीडर्स से कनेक्ट करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे कि जब हम क्लास 9th में थे तो मुझे किसी ने नहीं बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है या बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। अगर मुझे पता होता शायद मैं आज साइंस पढ़ती या फिर कुछ और करती। शायद हमारे पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती थी। जब मैं 10th में आई तो मुझे बोला गया साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कुछ भी ले लो एक और फिर आगे बढ़ो। तो मेरा वो इस ट्रेनिंग के थ्रू, इस लीडरशिप ट्रेनिंग के थ्रू हम बच्चे को उनके करियर ऑप्शंस भी बताते हैं। और ये जो प्रोग्राम होता है ये बोथ साइटेड और विजुअली चैलेंज्ड के लिए होता है। तो इसमें हमारे पास अंधे बच्चे भी हैं जिनको हम मदद कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम जो चल रहा है इंडिया और नेपाल में चल रहा है। इंडिया में हम लद्दाख, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और कोलकाता में हैं, और नेपाल में हम काठमांडू में काम कर रहे हैं। झारखंड से हैं आप, यहाँ पर कुछ सोचा आपने यहाँ पर इस तरह का काम करने के लिए? जी बिल्कुल। तो यही मेरा एक सपना है कि जब मैं हार्वर्ड से वापस आऊँ या फिर हार्वर्ड में भी जा रही हूँ तो यहाँ के बच्चों को साथ लेकर जाऊँ। तो मे बी अगर सबकी दुआ होगी तो मैं ज़रूर यहाँ पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन खोलूँ या फिर यहाँ के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनजीओज़ हैं उनके साथ मिलकर कोलैबोरेशन करके मैं काम करना चाहूँगी। क्योंकि एट द एंड जो हमारे जिसको मिलना चाहिए बेनिफिट, वो हमारे बच्चे हैं। तो वो मेरे एनजीओ के थ्रू हो या किसी और के एनजीओ के थ्रू हो या सरकार के थ्रू हो, एट द एंड हमारा जो बच्चा है वो खुश होना चाहिए, उसको सक्सेस मिलनी चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं झारखंड के लिए अपनी 100% दूँ, वॉट एवर। एक आखिरी सवाल छोटा सा कि अपने जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके बारे में बताइए। और आप इतना सीरियस बातें करती हैं, आपकी उपलब्धियां भी बताती हैं आपके पढ़ाई को लेकर, इसके अलावा क्या पसंद है, पढ़ने के अलावा भी क्या पसंद है? ओके, तो प्राइमरी स्कूल तो मेरी डीएवी हेहल से हुई है और मैं बहुत 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 ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कॉलेज स्कूल को लेकर। क्योंकि हमें ना पढ़ाई के साथ साथ धर्म शिक्षा की भी ज्ञान दी जाती थी, विच इज़ वैल्यू एजुकेशन। तो हम क्लास 1 से ही हमें वैल्यू एजुकेशन सिखाए जाते थे। जैसे जो हमारे संस्कार है घर में तो हमें सिखाए जाते ही है, स्कूल में भी सिखाए जाते थे। और स्कूल में भी मैं गाना गाती थी, क्योंकि मैं प्रयाग संगीत समिति में मैंने ग्रेजुएट कर रखी हूँ इलाहाबाद से। तो मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई के साथ साथ म्यूज़िक में भी काफ़ी ज़्यादा है। मुझे घूमना पसंद है, मुझे नए लोगों से मिलना पसंद है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी भी नए लोग से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ एक नया तो ज़रूर सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कुछ हम उनसे ज्ञान की बातें ही सीखें। हो सकता है वो बैठे कैसे हैं, हो सकता है वो कौन सा कलर का कपड़ा पहने हैं, हो सकता है कि वो किस तरीके से अपना हाथ यूज़ कर रहे हैं बात करने के लिए। तो आई थिंक ये सब कुछ मिला जुला कर आपको एक पर्सनालिटी बनाती है जिसमें कि हर एक इंसान का गुण भरा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि मैं भी पैदा हुई थी ये सब कुछ सीखकर, और आज भी सीख रही हूँ और मुझे सीखना बहुत पसंद है। तो मुझे हमेशा लगता है कि मैं ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहती हूँ जहाँ पर मुझे लोग सिखाए। पैसा मैटर नहीं करता है। मुझे लगता है कि मैं वॉलंटियर भी बन जाऊं, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे आसपास के जो लोग हो जिससे मैं बहुत सीख सकूं। और मेरे को हमेशा एक बात लगता है कि मैं ऐसी जगह रहना चाहती हूं जहां पर मुझे सब कुछ नहीं आता हो। आई वॉन्ट टू सराउंडेड विद पीपल जो मुझसे ज़्यादा जानते हो हमेशा, और जहाँ पर मैं सबसे कम जानती हूँ। चूँकि आप आपने जिक्र कर दिया कि आपने संगीत की शिक्षा भी ले रखी है, संगीत पसंद है आपको, तो एक तो बात है कि चलिए ये धारणा टूटी कि जो लोग इतनी शिक्षा में उपलब्धियां हासिल करते हैं वो एकदम से पढ़ाकू होते हैं और बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता। पता नहीं, मुझे ये कहना चाहिए नहीं, पर मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए और इस उपलब्धि के लिए आप कुछ गुनगुना दें अगर तो। ओके। अपना कोई भी पसंदीदा गाना। ओके, तो ये जो गाना है, अभी मैं रिसेंटली मैं लद्दाख गई थी और वहाँ पे मैं बच्चों को जब बात कर रही थी बच्चों से, तो मैंने उनके लिए गाया था। और मैं अब आज अपने झारखंड के वासियों के लिए भी गाऊंगी ये गाना। ये मेरा एक बहुत ही पसंदीदा गाना है। और
मैं शुरू करती हूँ। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। धन्यवाद। तो स्नेहा, बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। आप जो भी करने जा रही हैं उसमें बहुत सफलता हासिल करें, और झारखंड की और जो बच्चियां हैं या बच्चे भी हैं वो भी प्रेरणा लें आपसे। बहुत थैंक यू बातचीत के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक फॉलो अप कि आप आए, मेरे घर तक आए, क्योंकि मैं जैसा बोली ये सब कुछ सपना ही है। हो सकता है मैं कल को उठूँ और अब बोलूँ कि ये सब कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसे आपका घर आना, आपका कॉल करना मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और मुझे आज भी नहीं पता कि मैं हार्वर्ड सच में जाऊँगी या नहीं, लेकिन ये भी जो रास्ता है ना वो बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। सो धन्यवाद। तो ये स्नेहा हैं जिनका चयन जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए हुआ है। ये चाहती हैं कि सरकार कुछ मदद करे, ताकि उच्च शिक्षा को लेकर जो वादे किए जा रहे हैं वो केवल वादों तक ना सिमट जाएं, बल्कि उससे आगे भी जो उपलब्धियां हैं झारखंड के स्टूडेंट्स हासिल करें, ताकि झारखंड भी उन राज्यों में शुमार हो जिनके आगे शिक्षित होने का टैग लगता है। तो उम्मीद है कि इनकी सफलता बाकी हज़ारों स्टूडेंट्स को और प्रेरित करेंगे। यहाँ पर उनके माता पिता हैं, हम उनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। अ, हमने स्नेहा के बारे में जितना पढ़ा और जितनी अभी हम लोगों ने बातचीत की, इतनी सीरियस कह रही हैं, और उनकी उपलब्धियाँ भी, मतलब बचपन से इतनी सीरियस रही हैं कि शरारतें भी की हैं, थोड़ा परेशान भी किया है। नहीं, ये शुरू से ही इसी तरह की है। पढ़ाई में इसका ज़्यादा ध्यान था, और चंचल तो है ही, बट शरारती नहीं थी। स्कूल जब जाते थे इसके, तो सारे टीचर्स लोग बोलते थे आपकी बेटी है, वाह बहुत अच्छा, हर फील्ड में अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छी है, तो सब चीज़ ठीक था। अभी एक माँ होने के नाते अभी बच्चे जो हैं वो थोड़ा भी लेट हो जाता है घर लौटने में। अभी मैं रिपोर्टिंग के लिए निकलता हूँ, मेरी मम्मी अभी आकर रह रही हैं मेरे साथ, तो अगर 8-9 बज जाते हैं तो फ़ोन आ जाते हैं उनके। आप की बेटी जो है अमेरिका जा रही है, तो कुछ थोड़ी सी चिंता, कंसर्न है कि इतनी दूर जाएगी, कैसे रहेगी, क्या करेगी? नहीं, किसी तरह का टेंशन नहीं है, क्योंकि ये शुरू में ही जब 8 क्लास में थी, हेहल में पढ़ती थी, और बोली थी मम्मी हमको 12 के बाद दिल्ली जाना है पढ़ने के लिए, और लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ना है। और जब इसका लेडी श्री राम कॉलेज, तो हम बोले ठीक है बेटा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर का माहौल वैसा नहीं है। बोले कोई बात नहीं, एक आदमी बढ़ेगा तब तो पीछे से सभी लोग जाएंगे। फिर इसका लेडी श्री राम कॉलेज में चयन हुआ, वहाँ एडमिशन हम और बेटी ही गए थे, एडमिशन हुआ। फिर उसके बाद उस समय ही ये बोली थी कि हम मास्टर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से करेंगे। आज इसका ये सपना पूरा हुआ है। तो बच्चे जब आगे बढ़ते हैं ना, तो कहीं पे रोकना तो नहीं चाहिए, और इतना तो विश्वास अपने बच्चों पे है, गलत नहीं कर रहे हैं तो क्यों पूछे कि तुम कहाँ थी। और गलत करना तो नहीं, ज़रूरी नहीं कि बच्चे गलत करें, एक सुरक्षा का कंसर्न होता है कि बाहर है। बच्चे तो खुद भी जान गए हैं ना कि क्या सुरक्षा और क्या असुरक्षा है। वो लोग तो पढ़े लिखे हैं, हमसे बेटर जानते हैं, तो डर नहीं लगता। क्योंकि ये जापान भी गई है 1 साल के लिए, तो हमेशा खुद अकेले ही गई है, कहीं पे हम लोग साथ में नहीं गए हैं। और सिर्फ यहाँ से दिल्ली तक ही छोड़े हैं, उसके बाद कभी इसके साथ हम जापान तक भी नहीं गए कि तुम किस तरह से जा रही हो। अभी अमेरिका के लिए आपने कहा कि मैं जाऊंगी, जैसे आपने दिल्ली के लिए कहा था। नहीं, वो तो फर्स्ट टाइम था ना, अब तो वो बहुत कुछ सीख ली है और उससे हम लोगों को सीखने का समय आया। यहाँ पिताजी हैं। आपसे एक कंसर्न है, कई बार पिता ज़्यादा कंसर्न रहते हैं बेटियों को लेकर, और करीबी भी बेटियाँ ज़्यादा होती हैं, तो उनकी उपलब्धि पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है। मैंने अपने बेटी को हर पढ़ाई के क्षेत्र में एकदम फ्री कर दिया था। किसी तरह कोई दिक्कत हो उसकी क्षतिपूर्ति हम करने के लिए तैयार रहते थे, और खुशी होती थी। बेटी के प्रति हम कभी भी माने सीरियस नहीं रहे। आप पढ़ो, जितना पढ़ना पढ़ो। मैं सक्षम था कि चलो भाई मेरा एक बेटा भी है, वो भी था, तो ठीक है। बेटी थोड़ा तेज़ थी, हम उस पर पूरा एकदम निर्भर थे कि मेरी बेटी ठीक करेगी।
अब बेटे को थोड़ी नाराजगी नहीं हो जाएगी इस बात? नहीं, बेटा भी ठीक हो गया है। +2 के बाद बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट हुआ। आज उस स्थिति में पहुंच गया कि उसमें हम उसको भी देखना मैंने बेफिक्र रहते हैं कि मेरा बेटा भी अब ठीक हो गया है। क्योंकि कोर्स सर इतना महंगा है, उसको लेकर थोड़ा कंसर्न है आपको? महंगा तो है। मैं तो रिटायर कर गया हूँ। जब मैं बैंक में था तो मुझे पूरा सपोर्ट था कि चलो भाई इमीडिएट हमको तुरंत लोन मिल जाएगा, 30 लाख 40 लाख 50 लाख उस समय मिल जाता था। रिटायर करने के बाद हम जनरल पब्लिक बन गए, तो उस स्थिति में हम जब भी लोन लेंगे जनरल पब्लिक में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होगा, तो उसको पेमेंट करना हमारे लिए थोड़ा सा तकलीफ देह होगा। तो ठीक है, उसके लिए जो भी थोड़ा बहुत हमारा रकम होगा हम उसके देने के लिए पूरा तैयार हैं, लेकिन सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बिना सपोर्ट के पढ़ाई पूरा नहीं हो पाएगा। निश्चित रूप से उन तमाम पिता जो हैं उनको सीखना चाहिए स्नेहा के पिता से कि कैसे वो बेटियों का सपोर्ट करें, और जब वो बेटी जन्म लेती है और तभी से जो वो पैसा जोड़ना शुरू करते हैं दहेज के लिए कि कितनी रकम दूल्हे की तरफ से मांगी जाएगी, उसके बजाय वो इसके लिए जमा करें कि वो बेटी कैसे कैसे आसमान की नई ऊंचाइयों तक परवाज करे, कामयाबी हासिल करे। तो निश्चित रूप से स्नेहा के पिता, इस पूरे परिवार से झारखंड ही नहीं केवल पूरे भारत के लोग सीख सकते हैं कि बेटियां कहीं से भी कम नहीं हैं, उनके लिए भी कामयाबी उतने ही मायने रखती हैं जितना किसी और के लिए भी, और वो भी आपका नाम उतना ही रोशन करेंगी जितना आप बेटों से उम्मीद करते हैं, और बेटे भी बच्चे हैं वो करेंगे ही। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in